हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। मैं लौरिका आपकी केमिस्ट्री के टीचर फिर से आ गई हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ाने। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, मोल कॉन्सेप्ट, और हमने मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे। मैंने क्या कहा था आपको कि हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप चाहे सीबीएसई का एग्जाम देख लीजिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब जगह मोल कॉन्सेप्ट लगता है। इनफैक्ट दूसरे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें भी आपको वहां पे भी आपको मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोरिलेशन है इन सबका। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, कहीं पे भी मोल की बात आई, अगर आपको ये चीजें नहीं आती है, यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट न्यूमेरिकल, राइट। सो आपको मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कराने के लिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश करूंगी। पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़े सिंपल क्वेश्चंस कराए थे, जस्ट बेसिक। अब की बार हम उससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट एक बार मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? मोल कॉन्सेप्ट देखिए आपका किसके बराबर था? ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ, अगर आप कोई एटम कंसीडर कर रहे हो, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट। ये था आपका इन टर्म्स ऑफ मास। सेकंड क्या था आपका? इन टर्म्स ऑफ नंबर। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। एटॉमिक स्टेट है या मॉलिक्यूलर स्टेट है रिस्पेक्टिवली, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा केस था आपका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। थर्ड वाला आपका खाली गैसेस के लिए था। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए। अब की बारी मास आपको कैलकुलेट करना है। पहले पार्ट में मॉलिक्यूल्स है, सेकंड वाले पार्ट में वॉल्यूम है। तो हम यहाँ क्या रिलेट कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में क्या कोरिलेट करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर को कोरिलेट कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ मास के साथ। पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो, मैंने किस तरह से लिखा था, 1 मोल इज इक्वल टू दैट वे, है ना। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम रखते हैं राइट साइड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्या कर रही हूँ, देखिए 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में हमें निकालना है कितना मास होगा मीथेन का, ठीक है। क्या करोगे आप? पहले मैं क्या करती थी, 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू दैट मच ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। या फिर हम करते थे मास से, जिसको भी कोरिलेट करना था। बट अब हमें क्या करना है, मास निकालना है, तो हम इसको हम रखेंगे राइट साइड। किसके साथ कोरिलेट करके निकालना है? मॉलिक्यूल्स के साथ। तो क्या आ जाएगा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके? ऑफ मीथेन, किसके बराबर होंगे? इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीथेन का आपका क्या होगा? कार्बन का 12 + 4 हाइड्रोजन का, यानी कि 16 ग्राम, करेक्ट। तो इतने मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम के बराबर हैं। 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? सिंपल, 16 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 10⁻23। ये कट जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 2.65 ग्राम। था ना सिंपल। हमने जब भी आपने देखो क्वेश्चन करना है, ध्यान देना है, पूछा क्या है, दिया क्या है। 2 ही चीज होती है ना, क्या पूछा है, क्या दिया है। पूछा था मास, दिया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आपको मोल का जो 2 इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर है उनको कोरिलेट करके निकालना था। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए बात आ गई वॉल्यूम की। सेकेंड पार्ट को करने के लिए एक चीज है जो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, कह सकते हैं। मैंने क्या बताया था? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1 मोल किसके बराबर है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर को अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हो, क्या आएगा? 22400 मिलीलीटर, है ना। फिर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या मतलब हो गया इसका? 22.4 लीटर का मतलब 22400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। निकालना है हमें मास। अगेन हम राइट हैंड साइड रखेंगे। किसको ध्यान में रखते हुए निकालना है? वॉल्यूम को। तो क्या करेंगे? 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ किसका है? H2 का, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 मोल, या फिर हम मास की बात कर रहे हैं तो 2 ग्राम्स, ठीक। तो 112 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर? ये देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आप जो सेंटेंस है पूरा वो आप लिख सकते हैं, ठीक। 2 इंटू 22400 इंटू 112 क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके? ये कट जाएगा, इसका ट्वाइस होता है 0.01
ग्राम। ठीक है, आगे करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। हमने थोड़ा सा पिछले वाले जो आपके न्यूमेरिकल्स थे पिछले लेक्चर में उससे थोड़ा सा एडवांस किए। अब कुछ और ऐसा करते हैं, मिक्सिंग धीरे धीरे करके आपके मिक्स क्वेश्चंस ही आएंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ प्रैक्टिस मैं यहाँ करा रही हूँ, कुछ प्रैक्टिस आपको घर में ज़रूर करनी है, अदरवाइज मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय, 3 टाइप्स मैंने अलग दिए हैं। अब देखिए मैं वॉल्यूम को रिलेट कर रही हूँ किससे, तीनों के साथ। मतलब अगर आपके खाली मोल्स दिए हो किसी चीज़ की आपको तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, या मास दिया हो, या नंबर दिया हो। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, CO2 तो आपको पता लग रहा है मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, तो आप कैसे समझेंगे कि एटम है या मॉलिक्यूल है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। इट्स अंडरस्टूड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, मतलब आप गैसियस स्टेट की बात कर रहे हो, और गैसियस स्टेट की बात मतलब ये O2 है, ये N2 है, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ठीक, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, बट यहाँ ऑब्वियसली वैसे फर्क तो पड़ेगा क्योंकि मास उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है ना। तो अब आप अगर देखिए वॉल्यूम और मास को कोरिलेट करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर्स के, है ना। क्या कैलकुलेट करना है, लीटर। लीटर हम रखेंगे राइट हैंड साइड, तो 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, करेक्ट। तो आपका 14 ग्राम यानी इसका हाफ हो गया ऑफ N2 किसके बराबर होगा, बहुत सिंपल है, इसको हाफ कर दोगे तो आ जाएगा 11.2 लीटर एट STP। ठीक है, आपको जब एग्जाम में करना होगा तो आपको पूरी लाइन लिखनी चाहिए, है ना। यहाँ मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि आप +1 के स्टूडेंट्स हैं, स्टेटमेंट आप खुद बना के लिख सकते हैं। ठीक, देन आपका सेकेंड पार्ट है ये 1.5 मोल्स ऑफ CO2, इसको भी आपको वॉल्यूम के साथ कोरिलेट करना है। तो 1 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, तो 1.5 मोल किसके बराबर होगा, क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई 22.4 इंटू 1.5 क्या आ जाएगा, 33.6 लीटर एट STP। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है थर्ड पार्ट। हमने कर लिया मोल्स के साथ कोरिलेट, हमने कर लिया मास के साथ रिलेट, तीसरा है मॉलिक्यूल्स के साथ। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्टेट की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के। तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन के, इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, आपको निकालने हैं 10⁻21 मॉलिक्यूल्स के, तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, 22.4 डिवाइड में आपका एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में 10⁻21। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 10⁻² आ रहा है, 3.72 इंटू 10⁻² लीटर एट STP। इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी आ सकता है, आपका आ जाएगा 37.2 मिलीलीटर। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ और नया तरह का क्वेश्चन लिया जिसमें कि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, तीनों के टर्म्स को, सारी चीज़ों को कोरिलेट करके। आगे बढ़ते हैं किसी और एक नए क्वेश्चन के साथ। अब अगला क्वेश्चन है आपका ग्राम एटम्स को रिलेट करते हुए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1 ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। अब यहाँ आपको दिया हुआ है H2S। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसके 1 मोल में 1 ग्राम एटम सल्फर का प्रेजेंट है और 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन का प्रेजेंट है। ये जो आप सीधे देख रहे हो मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 1 मोल में अगर आप देखो तो ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का अलग हो गई, तो मॉलिक्यूलर स्टेट है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सीधे। बट आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा हुआ है वो देखिए, हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर, यानी दोनों के एटम्स को सेपरेट करके पूछा हुआ है। तो आप अगर इस कंपाउंड, इस मॉलिक्यूल को देखेंगे H2S, इसमें 2 ग्राम एटम्स, 2 ग्राम एटम क्यों कह रही हूँ, मतलब क्यों, क्योंकि आप मोल को कोरिलेट करते हुए कह रहे हो, खाली 2 एटम नहीं है, 2 ग्राम एटम मतलब 2 इंटू जो भी एटॉमिक मास होगा, है ना। तो 2 ग्राम एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 ग्राम एटम सल्फर का है। तो क्या करेंगे हम,
1 मोल ऑफ H2S किसके बराबर है हमारा, या कंटेन्स लिख लो, कंटेन्स 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है, यहां पे हाइड्रोजन आप H लिखेंगे क्योंकि आप यहां एटम लिख रहे हो, गलती से H2 मत लिख देना, ठीक है। ये आपका हो गया 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको निकालना कितने में है, 0.4 मोल में कितना होगा, 2 × 0.4, वेरी सिंपल, 0.8 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल था, इसमें कोई कैलकुलेशन ऐसा सच नहीं थी, बट अगर किसी को ग्राम एटम नहीं पता या ये आप नहीं फाइंड आउट कर पाए कि 1 मोल ऑफ H2S में कितने ग्राम एटम्स हाइड्रोजन के हैं, कितने सल्फर के, तब आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूजुअली बच्चे कंफ्यूज किसमें करते हैं, 2 एटम्स मान लेते हैं, इसको 1 एटम मान लेते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, जो आप डायरेक्टली देख रहे हो वो डायरेक्टली एटम्स नहीं है, आपने अगर लिखा है तो उसको आप मोल के साथ कोरिलेट करके ही कैलकुलेट करोगे, ठीक। ये बात हो गई हाइड्रोजन के केस के लिए। सल्फर के लिए आप क्या करोगे, मैंने अभी बताया, 1 मोल ऑफ H2S किसके बराबर है, 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, करेक्ट, 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। तो यहां तो डायरेक्ट ही आपका आ गया 0.4 मोल में, कितना हो जाएगा, 0.4 मोल, 0.4 ग्राम एटम, सिंपल। तो हमने ग्राम एटम के भी क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारे पास रह गया एक और तरह का मैं क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिया है मैंने, नंबर ऑफ एटम्स आपने कैलकुलेट करने हैं, बट लेकिन मैंने 2 केस लिए हैं, आप देख सकते होंगे दोनों ही हीलियम के हैं। फर्क क्या है, एक में 52 म्यू एटॉमिक मास यूनिट और एक में ग्राम लिया हुआ है। इसको मैंने इसलिए जानबूझ के लिया ताकि इस तरह का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकें। 52 म्यू का मतलब क्या है, अब देखिए हीलियम हम बात करते हैं मास की, तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक्चुअल में किस में एक्सप्रेस किया जाता है, म्यू में, एटॉमिक मास यूनिट, बट हम उसे अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहां अगर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कहूंगी, 4 म्यू, है ना, क्योंकि हीलियम के केस में आपको 4 ही होता है ना, 4 म्यू इसके कितने एटम्स के बराबर होगा, अगर आप देखिए सपोज करो मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल होगा, ठीक है। तो 4 म्यू आपके 1 एटम के बराबर है, 52 म्यू कितने के बराबर होगा, बस इतना ही कैलकुलेट करना है। 4 म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम, क्योंकि आप इसको बोल ही क्या रहे हो, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, एक एटम की ही मास यूनिट की बात हो रही है। 52 म्यू में क्या कर दोगे आप, 1/4 × 52, क्या आंसर आपका आ गया 13 एटम्स, ठीक है। ये तो बात हो गई एटॉमिक मास यूनिट के केस में। यहां लेकिन आप क्या करोगे, मास को आपको कोरिलेट करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स से। यही जस्ट इस क्वेश्चन में आपको मुझे समझाना था। एटॉमिक मास यूनिट की बात हो तो आप डायरेक्टली 1 एटम लिख सकते हो, बट जब ग्राम्स की बात आ जाएगी तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। क्या करेंगे अब हम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स हर बार आपको लिखना चाहिए। और 52 ग्राम कितने के बराबर होगा, 52 ग्राम आपका होगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड में आप 4 × 52, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिए आप इसको 52 और 4 कट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻24, ठीक है। ये आपका 829 समथिंग 8283 आएगा, सो अप्रॉक्स आपका आ जाएगा। ये आपका आ गया नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देख सकते हो कितना फर्क है दोनों के आंसर में, है ना। सो हमने जितने न्यूमेरिकल्स करने थे इसके कर लिए। अब हम मूव करते हैं मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। उसमें ऐसे ही क्या चीज आएगी उसमें मेनली कि आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हो, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरह से। आप लोगों ने 10th क्लास में हो सकता है कई जगह कैपिटल M पढ़ा हो, कैपिटल N पढ़ा हो, ठीक है। वो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी अब हम आगे, और उसके अलावा भी और ऐसे कई तरीके हैं, वेज हैं जिससे कि हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं सॉल्यूशंस की। वो सब हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है, मतलब उसके फॉर्मूले एंड उसके बाद उनके ऊपर भी बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। अब बात आती है कि सॉल्यूशन है क्या चीज़। अब देखिए सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर है
दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करते। नॉर्मली हम यही कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर किन किन चीज़ों का, जो आपस में रिएक्ट ना करें। अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो कुछ नया बन जाएगा। अब सपोज कीजिए मैं आपको कहती हूँ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? टू, कि जो भी आपका सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से बना है। तो मेनली हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली सॉल्यूशन को हम यही कंसिडर करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना। वैसे तो देखिए सॉल्यूशन हमारे हिसाब से, सपोज करो इस टॉपिक के हिसाब से अगर हम लेंगे तो हम ये कंसीडर करेंगे सॉल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्यूशन जब आपका बन रहा है तो सॉल्वेंट आपका लिक्विड था। बट +2 में एक चैप्टर आता है सॉल्यूशंस, उसमें आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिटेल में हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसी तरह से हो, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड। तो बहरहाल यहाँ जो आपकी बात है, यहाँ पे जो आपके मेन टॉपिक सॉल्यूशंस में है उसमें यही है, सॉल्यूट जो कि आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट जो कि आपका ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। दोनों को मिला के क्या बना? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की आपको अगर सपोज करो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने हो तो उसके कई सारे तरीके हैं। वही तरीके हम यहाँ पे अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या आता है, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। नाम से पता लग रहा है कि मास के अकॉर्डिंग परसेंटेज कितनी बनी। तो किसका आपका मास होगा यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में परसेंटेज जैसे कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आखिर में सॉल्यूट है किसमें, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन ही तो बन रहा है, इनटू 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया हमारा मास परसेंटेज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। इसकी तो देखिए कोई यूनिट नहीं होगी ना, परसेंटेज ही है, परसेंटेज जस्ट आपकी आएगी। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन में सपोज कीजिए जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज ना ऐसा भी होता है मास बाय मास, यानी कि वेट बाय वेट, ऐसा भी होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। जैसे यहाँ वाला जो होगा स्ट्रेंथ वो एक तरह से वेट बाय वॉल्यूम ही है। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक, डिवाइड में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे देखिए क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की, वो भी किसमें, लीटर में। तो यूनिट क्या हो गई आपकी इसकी, ग्राम पर लीटर। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसकी यूनिट, ठीक। ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर, कुछ भी। अगर सपोज कीजिए आप यहाँ मिलीलीटर लेते हैं तो ऊपर आपका इंटू 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। फिर आपका आता है मोलैरिटी। जैसे आप लिखते हो ना इतने मोलर सॉल्यूशन, कैपिटल M लिखते हैं, वही है ये मोलैरिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इन सब के एक तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिए कि मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, डेफिनेशन आप खुद से बना के लिख सकते हैं। मेन चीज है इसका फॉर्मूला जानना, कैसे अप्लाई करते हैं वो जानना, ठीक है। सो क्या है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन, किसमें डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे आपका देखिए ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है इन लीटर, ठीक, इन लीटर्स। अब बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम ओपन अप करके लिख सकते हैं। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक। तो मैंने इसको कैसे लिखा, गिवन मास डिवाइड बाय जो भी आपको दिया होगा जिस चीज का, डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक, या मॉलिक्यूलर मास, इनटू में अगर मैं ऊपर 1000 ले रही हूं, इसका मतलब नीचे वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है, जो कि नॉर्मली क्वेश्चंस में इसी तरह से दिया होता है कि आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन की मिलीलीटर में दी होती है, आप क्या करते हैं इनटू 1000 ऊपर कर लेते हैं, ठीक। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती है, मोलैरिटी निकल जाती है। क्या यूनिट होगी इसकी, अगर आप यहां से देखें यूनिट क्या बनेगी इसकी, मोल पर लीटर। एक्चुअली ये होता मोल पर लीटर है, बट आप वैसे देखें मोलैरिटी कैपिटल M ही लिखा होता है, ठीक। उसके बाद आपका आता है नॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किससे डिनोट होगा, कैपिटल N से, ठीक। इसके लिए मैं यहां लिख रही हूं, मोलैरिटी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, इसको रब कर देती हूं मैं, ठीक, स्पेस की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि। नॉर्मेलिटी में देखिए क्या चीज है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था ना, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी बताऊंगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, किसके होंगे, सॉल्यूट के ही होंगे। डिवाइड में यही सेम चीज होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या आ गया,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो बहुत इजी रहेगा न्यूमेरिकल्स करने में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक। अब जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस किया था, इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को। फर्क क्या आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास था ना, यहां आ जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब हम एक एक करके इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मास परसेंटेज किया हमने, स्ट्रेंथ की, मोलैरिटी की, देन नॉर्मेलिटी की। ये आपको अभी तो हम फॉर्मुलाइज कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशंस में +2 में ये टॉपिक पूरा सारा फिर से रिवाइज होगा। इनफैक्ट क्वेश्चंस वहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ आपके मिक्स्ड हैं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए ये टॉपिक भी उसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक। सो इक्विवेलेंट मास है क्या, देखिए एसिड का अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे आप, मॉलिक्यूलर मास जो भी उस एसिड का होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम बेसिसिटी से, ठीक है। अब बात आती है कि बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयंस इन दैट एसिड, वो है उसकी बेसिसिटी, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए HCl में आप कितने H हटा सकते हो, एक, तो उसकी एक बेसिसिटी है। H2SO4 में 2, ठीक। H3PO4 3। तो आपको अगर इन, जैसे सपोज कीजिए इसका निकालना है H2SO4 का, आपको पता है मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, 98 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी, मतलब 98 डिवाइड बाय ट्वाइस, 2 आ जाएगा ना यहाँ से, इसलिए। तो बेसिसिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयंस इन दैट एसिड, जो भी आप कंसीडर कर रहे हैं। फिर आती है बात इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की, जैसे एसिड था वैसे ही बेस क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बेस का, जो भी आप बेस कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइड बाय एसिडिटी। जैसे बेसिसिटी है वैसे ही एसिडिटी क्या बनेगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयंस ऑफ दैट बेस, जो भी आपने कंसीडर किया। फॉर एग्जाम्पल NaOH में कितना OH आयन निकल रहा है, एक ही निकल रहा है, तो 1 इसकी एसिडिटी हुई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3, ठीक। तो जो भी होगा उसके हिसाब से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये याद रखना है, एसिड की बेसिसिटी है, बेस की एसिडिटी है, ठीक है। फिर बात आती है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। अगर आपने कोई सॉल्ट लिया है तो सॉल्ट में देखिए आपने क्या ध्यान रखना है, ऊपर तो आपको पता है सेम वही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सॉल्ट, ठीक। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा नहीं मॉलिक्यूलर मास, ये किसका मास है, बेस का, ये किसका मास है ऊपर, एसिड का। अंडरस्टूड है वैसे तो, बट स्टिल मैंने मेंशन कर दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड में अब क्या आएगा, अब आप देखिए सॉल्ट में कैटायन एनायन दोनों होते हैं, तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी उस सॉल्ट में जो भी होगी वो आएगा, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ सॉल्ट। टोटल का क्या मतलब है अभी बताती हूँ मैं आपको, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ सॉल्ट। जैसे NaCl है, वहां तो Na+ एक ही था, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए आपका सॉल्ट है Na2CO3, तो आपके पास 2 सोडियम कैटायंस हैं। तो अगर आप सपोज कीजिए खाली पॉजिटिव वैलेंसी लिखते तो आप सोचते कैटायन का 1 चार्ज है, सोडियम के ऊपर 1 चार्ज होता है, आप डिवाइड बाय 1 कर देते। लेकिन हमारे पास 2 सोडियम कैटायन हैं, Na2CO3, तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी पूरे की निकलेगी, 2 सोडियम कैटायन मतलब, तो आप वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे, 2। इसी तरह से अगर कहीं Na3 है तो 3 लोगे, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्विवेलेंट मास एसिड का, बेस का, सॉल्ट का। ऐसे ही सपोज अगर मेटल का कोई निकालना है तो वहां पे डिवाइड बाय मेटल के ऊपर जो चार्ज है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक। इक्विवेलेंट मास अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मेलिटी, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, इसी तरह से जैसे आपने मोलैरिटी की, नॉर्मेलिटी की, वैसे ही आगे आपका आता है मोलैलिटी।
वो पढ़ते हैं। आपने पहले किया था मोलैरिटी, LARITY, ये है LITY। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें, ठीक है। आपने क्या ध्यान रखना है, मोलैलिटी क्या होता है, वहां भी आपका ऊपर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यही था ना, यहाँ पे भी यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। लेकिन डिवाइड में वहां पे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक। तो ये आपने ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वैसे ही ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू, अगर इसको 1000 में मतलब ऊपर आप इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। यूजुअली ग्राम्स में ही होता है, तो आप इंटू 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है। फिर आपका क्या आया, मोल फ्रैक्शन। नाम से पता लग रहा है कि फ्रैक्शन है। अब किस चीज की फ्रैक्शन है, दो चीज है, देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट के मोल्स N2 से कंसीडर कर लें और सॉल्वेंट के N1 से, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, जिस चीज का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में आएंगे, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन यही होता है। सो इसको हम डिनोट करते हैं x से। मोलैलिटी आपका होता है स्मॉल m से, ठीक है, ये आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, और आपका मोलैरिटी होता था कैपिटल M से। तो मोल फ्रैक्शन हम करते हैं x से डिनोट। x2 का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। 2 देखिए हमने सॉल्यूट के लिए लिया है, ठीक। तो क्या करेंगे, N2 डिवाइड में N1 प्लस N2। क्या मतलब हुआ इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन केस जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं है, 3-4 चीजें हैं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं ना, जिस कंपोनेंट का, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ओके। देन सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, x1 ऊपर N1 आ जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स खाली सॉल्वेंट के, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मिला के। अब एक चीज आपको याद रखनी है, मोल फ्रैक्शन जब भी आप कैलकुलेट करोगे, टोटल मतलब सपोज जैसे यहाँ तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही चीज थी, है ना, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होगा, 1 होगा। इन केस 3-4 कंपोनेंट्स होते तो आप क्या करते, x1 x2 x3 x4 इस तरह से करते, तो उनका सम भी टोटल 1 होगा। ये चीज याद रखनी है, ठीक। यहाँ पे आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के केस में क्या होता है, कई बार आप मोल फ्रैक्शन एक की निकाल लेते हो, दूसरे की निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देते हो, ठीक। फिर नेक्स्ट आपकी बात आती है पार्ट्स पर मिलियन। अब आप ये देख रहे हो काफी बड़ा नंबर है मिलियन, तो ये कहाँ यूज होता है, सबसे पहली चीज कि ये यूज होता है बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, उनकी कंसंट्रेशन जब एक्सप्रेस करनी होती है तो हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस भी चीज का आपको सपोज कीजिए पार्ट्स निकालने हैं, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब जिस चीज का निकालना है उसके पार्ट्स कितने पर मिलियन प्रेजेंट हैं। क्या करेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा ऑब्वियसली, और पर मिलियन का मतलब इंटू 10⁻⁶, ठीक है ना, कि पर मिलियन आपका जिस भी चीज, जिस सॉल्यूट का आप निकालना चाह रहे हो हिस्सा, उसका कितना पार्ट है पर मिलियन, तो आपने इंटू 10⁻⁶ कर दिया। ये वाला जो आपका वे है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है और कहीं नहीं यूज होता है, ठीक है। अब करते हैं इनके सबके न्यूमेरिकल्स, ठीक। बीच में कुछ फॉर्मूले और आएंगे 2-3, वो एक्चुअली बेसिक इसके जो क्वेश्चंस हैं करने के बाद ही हम करें तो समझ में आएगा, उसके पहले क्लियर नहीं होगा। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मास परसेंट का। क्या कहता है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। अब सब्सटेंस ए क्या हो गया, सॉल्यूट, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो गया सॉल्वेंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट करते हैं मास परसेंट ऑफ ए। क्या किया था हमने, मास ऑफ ए ऊपर आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब भी आप देखिए क्वेश्चन कीजिए तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन था, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूट का मास तो दिया ही हुआ है, कितना, 2 ग्राम, है ना, बट
सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ। कई बार जल्दबाजी में बच्चे 18 ग्राम ही ले लेते हैं, बट आपको ध्यान रखना है ये 18 ग्राम खाली वाटर का है, यानी सॉल्वेंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, प्लस करना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तब ये टोटल हो जाएगा इनटू 100। कैलकुलेट करके आपका आ गया 10%। बहुत सिंपल था ना, जस्ट कुछ नहीं करना था, बस एक चीज ध्यान रखनी थी, ये वाला पॉइंट कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास प्लस करना है फॉर मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट या कोई भी आपका न्यूमेरिकल हो, देखो उसमें सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है, जब क्वेश्चन आए रीड इट ट्वाइस। आप उसको 2 बार रीड करेंगे तो आपको क्लियर होता है कि अच्छा क्या क्या दिया हुआ है। जल्दबाजी में कभी नहीं करना है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है। और रीड करने के बाद सबसे पहले लिखो, बेशक रफ में लिखो चाहे जैसे, कि क्या चीज गिवन है, जो गिवन है पहले वो लिखा, उसके बाद व्हाट टू फाइंड वो लिखा। उसके बाद आप देखिए आपके पास जो चीजें गिवन है उसमें से क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या करेंगे कि कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड आते हैं। समटाइम्स यू जस्ट गेट कंफ्यूज कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है एक्चुअली। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद गिवन जो भी चीजें हैं वो लिखें एंड व्हाट टू फाइंड वो लिखें। ठीक, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड, ठीक है, इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन की क्या दी है, वॉल्यूम दी है, गिवन मास दिया हुआ है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सैलिक एसिड का, क्योंकि हमें पता है हमें फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर आप ऑक्सैलिक एसिड निकालें क्या आएगा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख दे रही हूँ। 2 कार्बन है 12 इंटू 2 और कितने ऑक्सीजन है 4, ठीक है ना, तो 4 इंटू 16 प्लस 2 आपका हाइड्रोजन के हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू 18 किसका, वाटर का। तो टोटल आपका आ जाएगा 126 ग्राम। पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोलैरिटी के लिए, इसीलिए हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। ठीक, अब मोलैरिटी क्या होती है, फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकले नहीं हुए, हमें निकालने हैं। गिवन मास 0.63 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 126 इंटू 1000 डिवाइड बाय 250 मिलीलीटर, 250 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। ये जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तब आपका आएगा 0.02 मोलर। ठीक, अब बात आती है, हमने निकाल ली मोलैरिटी, फिर क्या निकालेंगे हम, नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास। तो पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमने क्या बताया था, कैसे निकालेंगे, एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 126 डिवाइड बाय एसिड है, तो एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी। बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+। अब ये वाले H+ डिस्प्लेसेबल नहीं होंगे, ये होंगे खाली, तो कितना हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। सो इट विल कम आउट 63। अब क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए सेम वही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास आपको दिया है 0.63 ग्राम, ठीक है, इक्विवेलेंट मास आपने कैलकुलेट किया 63 इंटू 1000 डिवाइड में वॉल्यूम 250, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.04 नॉर्मल। बहुत सिंपल था ना, जस्ट आपने क्या करना था, दोनों फॉर्मूले लगाने थे और गिवन मास। ये भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट ये बेसिक्स हैं। हमने कैलकुलेट किया मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। अब हम अगले में आगे और कैलकुलेट करते हैं मोलैरिटी, फिर मोल फ्रैक्शन या मिक्स क्वेश्चन जो मैं आपको कह रही थी कि एक और आपका फॉर्मूला आएगा आगे, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोलैलिटी पे। अभी हमने कैलकुलेट की मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी। अब देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब हमें क्या पता लग गया कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 मोलर का मतलब यही है ना, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर में। इसका मतलब यही हुआ, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, 3 मोलर मीन्स 3 मोल्स ऑफ NaCl are present in 1 liter।
है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसके अलावा आपको क्या दिया है, देखिए डेंसिटी दी है, डेंसिटी दी है NaCl के सॉल्यूशन की। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज करते हैं डेंसिटी किसकी दी है, डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की दी होती है, ठीक है। कितनी दी है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। उसके बाद कहा हुआ है मोलैलिटी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि मोलैलिटी में हमें चाहिए क्या, फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गए, ठीक है ना, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट या तो पता हो या मास ऑफ सॉल्यूशन पता हो। यहां से देखिए डेंसिटी से क्या आएगा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी से हमारा कैलकुलेट होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, 3 मोल्स का मास आ जाएगा NaCl का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं कैलकुलेट सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी आपकी कितनी है, 1.25, है ना, ग्राम पर मिलीलीटर, यानी वॉल्यूम भी आप मिलीलीटर में लेंगे। कितनी वैल्यू आ गई, 1250 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना, 3 मोल NaCl, ये आपका सॉल्यूट है। तो क्या करोगे आप, 3 इंटू, अब NaCl का मास कितना है, सोडियम का 23, Cl का 35.5, मिला के कितना हुआ 58.5। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेट करके आएगा 175.5 ग्राम, ठीक है ना। एक बार करेक्ट भी आप क्रॉस चेक भी कर लेना। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 1250 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारा 175.5 ग्राम। अब क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए आगे मास ऑफ सॉल्वेंट करते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या करेंगे हम, 1250 में से 175.5 माइनस कर देंगे। तो क्या किया हमने, 1250 माइनस 175.5, ठीक है। ये आपका किसके बराबर आ गया, कैलकुलेट कीजिए, देखिए 1074.5 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आया ग्राम में, हमें किस में चाहिए था, केजी में। हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1.0745 केजी, है ना। अब कैलकुलेट कर लेंगे मोलैलिटी। क्या करना है, मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 था, डिवाइड में आपका ये आ जाएगा 1.0745। ये जब आप, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया ना, डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगाया खाली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वो 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाता है 2.79 मोलल, स्मॉल m, ठीक हो गया। आपको क्लियर, मोलैलिटी। इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जिसमें आपको डेंसिटी दी होती है, मोलैरिटी दी होती है। मोलैरिटी का यूज करते हुए आपने डेंसिटी और मोलैरिटी का यूज करना है आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब एक बात आती है, देखिए कि मोलैलिटी यानी कि ये वाला और मोल फ्रैक्शन को क्यों प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार वाइवा में पूछा जाता है, कभी कभार कंसेप्चुअल्स में या MCQs में, सब जगह। आपने देखा होगा फॉर्मूले में मोलैरिटी RITY और नॉर्मेलिटी, दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूले में पता है मास ऑफ सॉल्वेंट है, और मोल फ्रैक्शन में भी मोल्स हैं, वॉल्यूम कहीं नहीं है। वॉल्यूम आपका चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर, ये हमें पता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो नेचुरली वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो आपकी जो कंसंट्रेशन जिसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो, नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, वो भी चेंज हो जाएगा। बट मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन नहीं चेंज होते, इसीलिए इनको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है या इनको प्रेफर किया जाता है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। गॉट इट। ये इसका आंसर या ये कंसेप्चुअल बहुत पूछा जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है विच चेंजेस विद टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन
देयर इज नो सच केस, इट डिपेंड्स ऑन ओनली मास and mass does not change with temperature. So these two are preferred over normality and molarity. ठीक है, अब आगे कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे हमने ये किया, इसके आगे मैं आपको बता रही थी ना फॉर्मूले, तो फॉर्मूले और न्यूमेरिकल जो इस पार्ट का रिमेनिंग रहता है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस का, वो करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी डिजॉल्व्ड टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब ये दी हुई है मोलैरिटी। क्या पूछा है, देखिए दोबारा से ध्यान से देखिए कि कितने ग्राम्स NaOH को हमें घोलना पड़ेगा, डिजॉल्व करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इतने मोलैरिटी का NaOH सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब मोलैरिटी का क्या मतलब है, इसका अगर खाली इसका मतलब देखें तो इसका क्या मतलब है, 0.15 मोल्स NaOH के प्रेजेंट हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, करेक्ट। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेन्स क्या आ जाएगा, 0.15 मोल्स NaOH। यही बात हुई कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले हमारे आप कहो कि अगर कह सकते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मतलब बनता है कि इतनी मोलैरिटी जो आपको दी हुई है 0.15 मोलैरिटी, वो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम दी होती ना, 1 लीटर का मतलब क्या है, 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, इसको कर दिया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में इस हिसाब से कितने होंगे, क्या करेंगे हम, 0.15 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.015 मोल्स, करेक्ट। ये आ गए हमारे पास, मोल्स आ गए। अब क्या हमें चाहिए, क्या था, हमें ग्राम्स चाहिए। मोल्स से हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है मोल्स क्या होता है, आप उसको एटॉमिक मास से रिलेट करके कर सकते हो ना। यहाँ मॉलिक्यूल है आपका, तो मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे फिर हम, मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH बोलो आप चाहे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और 1 मोल ऑफ NaOH किसके बराबर है, इसके मास के, कितना है वो, यहाँ देखिए 23 + 16 + 1 40 ग्राम, 40 ग्राम के बराबर है। तो 0.015 मोल्स किसके बराबर होगा, बस दैट्स इट, 0.015 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 40, ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.6 ग्राम, दैट्स इट। देखिए इन सब क्वेश्चंस में करना क्या होता है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, मैंने फिर वही रिपीट करूंगी, गिवन और क्या कैलकुलेट करना है, इन 2 चीज़ों पे ही कॉन्सेंट्रेट करना होता है। अब यहाँ पे अगर बच्चा सोचता रहता कि अरे वॉल्यूम दे दी है, शायद ये वॉल्यूम इसमें अप्लाई करनी है, तो कंफ्यूज हो जाता है। यू हैव टू जस्ट इस पे ध्यान देना था कि इसका क्या मतलब है, वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे निकाला, जब आपके मोल्स आ गए तो आपको पता है मोल्स को आप मास में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। अब ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन की, उसके बाद उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन देखिए मैं बता देती हूँ किस लिए है, कि सपोज आपका कोई सॉल्यूशन है, एग्जांपल लेती हूँ मैं, घर में सपोज कोई चीज़ आप चाशनी बनाते हो, गाढ़ी बन गई है ना, गाढ़ी को आप उस ग्रेवी को, जो भी आपकी चाशनी है, कुछ भी है, कंसनट्रेटेड है, गाढ़ी बन गई, उसको डाइल्यूट कर सकते हो पानी मिला के, बट अगर डाइल्यूट बन जाएगी तो उसको कंसनट्रेट नहीं कर सकते। सेम हेयर कि आपका सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट में कन्वर्ट हो सकता है, बट डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड में नहीं हो सकता। तो उसी मतलब ओल्ड सॉल्यूशन एंड न्यू सॉल्यूशन के कन्वर्जन को या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट में कन्वर्ट अगर करना हो तो कितना वॉल्यूम कितना डालना पड़ेगा, मतलब कि जो आपका सपोज करो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था वो कितने ml लेंगे, कितना उसमें हम और पानी मिलाएंगे या जो आपका सॉल्वेंट है मिलाएंगे कि आपका नई मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बन जाए, वो डील करती है मोलैरिटी इक्वेशन या फिर नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो चलिए मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो क्या है मोलैरिटी इक्वेशन, m1v1 = m2v2, ठीक है। ये m1v1 क्या है, देखिए दोनों m आपकी मोलैरिटीज़ हैं, दोनों v आपकी वॉल्यूम्स हैं, किसकी, सपोज कीजिए ये ओल्ड सॉल्यूशन था, ठीक है,
और ये न्यू सॉल्यूशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये कंसंट्रेटेड था और ये डाइल्यूट है। 10 मोलर वाला आपको कोई सॉल्यूशन था, आपने उसको बना के रख लिया, ठीक है। जो हम सॉल्यूशन लैब में बना के रख लेते हैं दैट इज स्टॉक सॉल्यूशन, करेक्ट। उसके बाद सपोज कीजिए हमें एक्सपेरिमेंट के लिए उतनी ही मोलैरिटी का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें थोड़ा डाइल्यूट चाहिए या टेस्टिंग करनी है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डाइल्यूट, कंसंट्रेट, अलग अलग वेरिएशंस के साथ टेस्ट करेंगे। तो उसी मेन सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए आप कई सारे नए सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो इसीलिए जो ऑलरेडी बना हुआ था दैट इज़ ओल्ड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो आप नया बनाएंगे दैट इज़ न्यू सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। एक्चुअली देखिए हमने इसको इक्वल क्यों रखा है या इक्वेट क्यों किया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जब डाइल्यूशन करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में आपके सेम रहते हैं, तभी ना हमने इक्वेट किया, अदरवाइज हम इक्वेट नहीं कर सकते थे, है ना। तो इस वजह से हमने इक्वेट किया। अब करेंगे कैसे, आपको सपोज करो नया सॉल्यूशन जो बनाना है 5 मोलर बनाना है, ठीक है, और ये कहा जाता है कि इसका 500 ml बनाना है, ठीक है। पुराने सॉल्यूशन आपका 10 मोलर का था जो आपका बन के रखा हुआ था स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन की मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ STOCK, की मतलब स्टॉक में हमारे पास रखा हुआ है, स्टोर करके रखा है। वी कैन यूज इट टू मेक न्यू सॉल्यूशंस फ्रॉम दैट ओल्ड सॉल्यूशन और यू कैन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, गेट इट। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 10 मोलर आपको ये सॉल्यूशन दे दिया गया और कहा गया कि नया सॉल्यूशन बनाइए आप 5 ml का, मोलारिटी का 500 ml। तब आप क्या करोगे, बीकर लोगे, मेजरिंग फ्लास्क लोगे, उसमें अब 10 मोलारिटी वाला कितना सॉल्यूशन डालो, हमें नहीं आइडिया ना, पहले हमें उसका वॉल्यूम पता लगेगा, तभी तो उतना वॉल्यूम लेंगे और रिमेनिंग क्या डालेंगे, सॉल्वेंट, चाहे वो पानी है चाहे वो जो भी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस V को कैलकुलेट करेंगे आप इक्वल रख के, V को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 × 500 डिवाइड बाय 10, कितना आया ये देखिए 250 आया ना, 250। तो यानी 250 आपका ये ml था ना, ठीक है, तो ऐसे ही ml आएगा। 250 ml आपका क्या आएगा, वो स्टॉक सॉल्यूशन 10 मोलैरिटी वाला, और रिमेनिंग 250 क्योंकि हमें टोटल कितना बनाना था 500 ml, तो रिमेनिंग 250 आप क्या डालेंगे, सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट आपका रहेगा। तो ये इस तरह से आपकी मोलैरिटी इक्वेशन यूज होती है, क्योंकि ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूशन में सेम रहते हैं इवन आफ्टर डाइल्यूशन। सेम इसी बेसिस पे आपकी क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। अब क्या बात आती है कि देखिए मोलैरिटी को हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ये हमें पता ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको भी मिली में कन्वर्ट कर दें, इसको भी, जिसकी वजह से मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स पर मिलीलीटर। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल आएगा इस मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी इक्वेशन पे बेस्ड, उसमें इसका यूज होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स पर लीटर। इसी तरह से नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी के लिए भी आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा। क्या करोगे नॉर्मेलिटी के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, यही बोलोगे ना। और अगर हम इसको मिली कर देंगे तो नंबर ऑफ मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स पर मिलीलीटर, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर था, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब देखिए क्या बात आती है कि पहले यही कर लेते हैं, फिर मैं आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन बताऊंगी। ये फॉर्मूला है जो दिख रहा है आपको, ये क्या चीज़ है, सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि हमने कुछ अमाउंट HCl लिया, उसकी HCl लिया और कुछ अमाउंट हमने लिया NaOH, एक है एसिड एक है बेस, रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, तो कुछ न्यूट्रल बन जाएगा, और इन केस अगर दोनों तो इक्वल हैं तो कंप्लीट आपकी रिएक्शन हो जाएगी और न्यूट्रल सॉल्यूशन आएगा। लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो क्या आएगा, या तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा या बेसिक, ठीक है ना। तो ये तो आपका केस तब था जब दोनों डिफरेंट हैं, एसिड या बेस। तो आप क्या करोगे, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी जो दे रखी है दोनों की अलग अलग कैलकुलेट करोगे, पता लगाओगे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, उसके हिसाब से मोलैरिटी कैलकुलेट करोगे। बट एक केस ये आता है कि आपको दोनों ही एसिड दिए या दोनों ही बेस दिए, दो अलग अलग सॉल्यूशंस दिए एसिड के,
सेम एसिड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एसिड के भी हो सकते हैं, है ना। उनको कहा कि आपने मिक्स कर दिया, तो जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या होगी। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन उसके लिए है। देखिए सपोज फर्स्ट सॉल्यूशन जो था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, ये उस केस के लिए है जब दोनों ही सेम हो, दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो, ठीक है। अदरवाइज एसिड और बेस होगा तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे खाली ऐड ऑन होगा। पहला सॉल्यूशन लिया एसिड का, उसकी कुछ मोलैरिटी होगी, है ना, जितनी वॉल्यूम होगी वो। ऐसे ही दूसरे के केस में फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी होगी और वॉल्यूम कितनी होगी इन दोनों का प्लस करके। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, दो अलग अलग बीकर में आपको वो दो अलग अलग तरह के सॉल्यूशन दिए हुए थे, आपने बड़े बीकर में दोनों बीकर का जो कंटेंट था पलट दिया, तो वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुई ना, वॉल्यूम इन्हीं दोनों का प्लस आएगा। इसीलिए क्या लिया हमने, V1 + V2, नई वॉल्यूम जो हमारी आई, न्यू वॉल्यूम, वो इन दोनों का जस्ट प्लस करके था। और मोलैरिटी आप कैलकुलेट करोगे, इन दोनों की मोलैरिटी आपको ऑलरेडी दी हुई थी, ठीक है। अभी जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। इनके भी न्यूमेरिकल्स अभी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक रिलेशन आता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। क्या है वो, N = M × N। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मोलैरिटी इंटू N। अब N क्या है देखिए, बेसिसिटी या एसिडिटी, ठीक है। बेसिसिटी किसकी होगी, एसिड की, एसिडिटी होगी बेस की। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल यही लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने मोलैरिटी आपको दी है, मैंने बोला आपको 5 मोलर H2SO4 है आपके पास, इसकी नॉर्मेलिटी निकालिए। क्या करेंगे आप, मोलैरिटी आपको पता है 5, ठीक है, और N की वैल्यू यानी एसिड था तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी, 2, 5 × 2 10। तो सेम सॉल्यूशन अगर आप उसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 नॉर्मल। क्लियर। इसी तरह से आपको कभी भी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट करना हो तो आप इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। दोनों में से जो दिया होगा दूसरे को आप कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिसिटी और एसिडिटी, डिपेंडिंग अपॉन एसिड दिया है या बेस दिया है, ठीक है। ये सारा हो गया थ्योरी पार्ट आप कह सकते हो, ठीक है। मोलैरिटी इक्वेशन की हमने, नॉर्मेलिटी इक्वेशन की, मिक्सिंग की हमने एसिड्स की या बेसिस की, तो क्या इक्वेशन आती है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशन क्या है, और ये दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया है हमने, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही निकालनी है किसकी, सॉल्यूशन की, जो कि सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, दोनों ही यहाँ देखिए मैंने एसिड लिया है। एक केस हम करेंगे जिसमें दोनों ही सेम वाला हो, मतलब दोनों एसिड या दोनों बेस हो, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका हम एक केस करेंगे। बाकी इसी तरह एक मोलैरिटी इक्वेशन वाला, एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन वाला। अब क्या बात आती है, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 आपको गिवन है और 50 ml है इसका 0.1 मोलर HCl का। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो नई मोलैरिटी, जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी। मोलैरिटी तो यहीं से निकल जाएगी क्योंकि मोलर मोलर दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी के लिए पहले आपको इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इधर कर लेते हैं 0.2 मोलर का मतलब क्या है, इक्वलेंट टू 0. H2SO4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, एसिड है ना तो बेसिसिटी, तो 0.2 × 2 कितना आ गया, 0.4 नॉर्मल H2SO4 का। इसका सेम ही रहेगा क्योंकि बेसिसिटी 1 ही है, तो क्या हो गया 0.1 नॉर्मल, ठीक है। हमने मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दोनों कर ली। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका तो वो कि वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दूसरा तरीका वो है जो इसके बाद में कराऊंगी, सेम क्वेश्चन को दोनों तरीके से कराऊंगी। वो तरीका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, सब जगह अप्लाई होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपका उसकी लिमिटेशंस होती हैं, है ना। दोनों एसिड है, दोनों बेस आप अप्लाई कर लोगे, एक एसिड एक बेस है तो किसी और तरीके से करना पड़ेगा, नेचुरली सेम फार्मूला नहीं होगा। तो मैं आपको वो बेसिक तरीका बता रही हूँ जो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकेंगे। पहले इजी वाला कर लेते हैं, फार्मूले वाला क्या है, M1V1 + M2V2 = M3V1 + V2, ठीक है। ऊपर वाला M1V1 हो गया, नीचे वाला M2V2 हो गया। तो क्या करेंगे, मोलैरिटी यानी कि 0.2 × 100 + 0.1 × 50
इज इक्वल टू m3 हमें कैलकुलेट करना है और ये आ जाएगा 100 प्लस 50। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करो 20 है ना, 200 और वो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू m3 इंटू 150। ठीक, तो यहाँ से आ गया आपका 25 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू m3। क्या आई ये? मोलैरिटी। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू 0.167 मोलैरिटी। करेक्ट। अब सेम क्वेश्चन हम किससे करेंगे? नॉर्मेलिटी से। N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। ठीक है, नॉर्मेलिटी लेनी है अब, यानी कि ये वाला केस लेना है। पहला N1V1 आपका क्या था? H2SO4 था, तो क्या करोगे? 0.4 इंटू 100, 0.4 इंटू 100 प्लस दूसरा केस HCl का था, वहाँ पे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम ही थी, तो क्या करेंगे हम? 0.1 इंटू 50, N3 कैलकुलेट करना है और ये सेम वैसे ही 150 आ जाएगा। आप N3 कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.3 नॉर्मल। ठीक है, समझ लगी? हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, एक सॉल्यूशन लिया, दूसरा सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स किया, जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, वॉल्यूम हमें पता ही था ऑलरेडी क्योंकि हमने जस्ट दोनों की वॉल्यूम को प्लस कर दिया। यही सेम चीज़ हमने की नॉर्मेलिटी में। अब करते हैं दूसरा तरीका सेम क्वेश्चन के लिए। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दोनों कैलकुलेट कर ली ना, दूसरे तरीके से भी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन कराया था ना, जिसमें था 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH वाला कि कितने ग्राम चाहिए होंगे। हमने क्या किया था? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 0.15 मोलर NaOH मोल्स प्रेजेंट हैं, तो 100 में कितने होंगे? हमने ये किया था ना, 0.15 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप वीडियो पॉज करके या बैक करके दोबारा देख सकते हैं। क्या होगा उसमें? यहाँ पे उसी चीज़ को सेम अप्लाई यहाँ भी किया जा सकता है। कैसे? देखिए H2SO4 का हमने केस लिया, ठीक है, इसमें अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, क्या करूँगी मैं? 100 इंटू 0.2 है ना। तो जैसे हमने वहाँ किया था, है ना, किया था ना, 0.15 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 है ना, 1000 हमारा डिवाइड में गया था, यहाँ पे भी 1000 डिवाइड में जाएगा। ये कट गया, क्या आया? 0.02 मोलर। ठीक है, यही आया ना, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स लिख लीजिए आप इसको। और इसी चीज़ को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ ग्राम इक्विवेलेंट्स में, और करके कर दूँ ग्राम इक्विवेलेंट्स में, हम क्या करेंगे? जस्ट एसिड था तो बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया मैंने? देखिए 0.02 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया। ये आया हमारा H2SO4 का। सेम चीज़ हम करेंगे HCl की। अब HCl की किया मैंने, अब मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, what you will get? 0.005 मोल्स। और ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे सेम ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि बेसिसिटी 1 है। 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब हमें पता लग गया कि दोनों सॉल्यूशन में कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। क्या करना है हमें? देखिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर्स, यही होती है ना, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहाँ पे हम दोबारा कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे। तो मैं हाफ हाफ करके कर देती हूँ। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? देखिए अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो कितने हो जाएंगे? एक है आपका 0.005 और एक है 0.02, तो 0.025 टोटल मोल्स हो गए आपके, हुए ना। अब क्या करेंगे हमने टोटल मोल्स निकाल लिया, तो जस्ट मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी हमारी कैसे आ जाएगी? हमने ऊपर लिखा टोटल मोल्स, डिवाइड में हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और मल्टीप्लाई में 1000 आ जाएगा। वॉल्यूम इन लीटर कितना हुआ हमारा? टोटल 150। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.167 मोलर।
ठीक, पहले भी वहाँ से भी यही आया था, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना था देखिए 0.04 प्लस 0.005, तो कितना आ गया 0.045 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। उसके बाद नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल टू मैंने किया 0.045 डिवाइड में आपका सेम वही टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 50 150 मल्टीप्लाई में 1000। कैलकुलेट आप देखिए करेंगे, अगर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3 नॉर्मल। अब दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आया है, लेकिन ये तरीका आपको देखने से लग रहा होगा आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो वाला तरीका वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, सब जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेम जो ये वाला आपका तरीका है ना, ये आप तब भी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास एसिड और बेस दिया हो, है ना। एसिड का आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे कितने मोल्स, बेस का कैलकुलेट कर लोगे, दोनों के मोल्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, नहीं तो जिसके ज़्यादा होंगे वो दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और एक्सेस में अनरिएक्टेड रह जाएगा। उसके हिसाब से फिर आगे आप मोलैरिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन वही करते हैं, मिक्सिंग वाले, एसिड और बेस वाले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सेम वही है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, मिक्सिंग के बाद करना है, लेकिन यहाँ पे एसिड और बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, वैसे ही निकालते हैं। H2SO4 के लिए हमने कैलकुलेट किया। बस देखिए एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी होगी, जब आप न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं ना तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कंसीडर करते हुए, मतलब कि नॉर्मेलिटी पहले निकालेंगे। उसका कारण क्या है कि जब दो जो भी आपके सपोज कीजिए एसिड बेस हैं रिएक्ट कर रहे हैं तो वो ग्राम इक्विवेलेंट्स में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं H2SO4 का अगर आप 1 मोल लोगे तो वहाँ चीज़ें डिफरेंट होंगी और यहाँ डिफरेंट होंगी। क्यों, 2 बेसिसिटी का रोल आ जाता है। इसीलिए जब आपको रिएक्शन करवानी है या इक्वल चीज़ें देखनी है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो कितना एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो आपने हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट्स चेक करने हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, मोल्स को लेके नहीं करना। जैसे मैं बता रही हूँ अभी कि कैसे करेंगे हम। H2SO4 के देखिए कैसे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने निकाला सेम वैसे ही 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। क्या आ गया 0.01 मोलर, है ना, मोल्स कह सकते हो आप, मोल्स। और ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या आ जाएगा 0.02, यही होगा ना, मल्टीप्लाई करके 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये देखिए मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऐसे ही मैंने उसके बाद NaOH का किया। क्या किया मैंने 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, कितना आ गया 0.005, ये आ गया ना। ये आपके आए मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स भी इतने ही होंगे। क्यों, क्योंकि एसिडिटी 1 है ना। एक ही OH आयन आपका डिस्प्लेस हो सकता है। हमने देखो दोनों में क्या निकाल लिए, दोनों के मोल्स निकाल लिए, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लिए। फिर मैंने आपसे क्या कहा, ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, मोल्स नहीं करते। आप देख सकते हैं रिएक्ट कौन कर रहा है आखिर, H और OH आयन यही कर रहे हैं ना। अगर इसके हिसाब से देखें तो H आयन कुछ और आ रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से अलग हैं। हमें तो पता है 2 H आयन हैं, इसीलिए जब भी न्यूट्रलाइजेशन होना आपको इक्वेट करना हो जब, गो फॉर ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्सेस आपको पता लग रहा है कौन है, NaOH जल्दी खत्म हो जाएगा, H2SO4 एक्सेस है ना। एक्सेस क्या लाइन लिखेंगे हम, 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय, किससे होगा H2SO4 से, है ना। गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट्स H2SO4, ठीक है। तो क्या चीज़ एक्सेस रह गई, H2SO4। क्या लिखेंगे हम, H2SO4 लेफ्ट अनरिएक्टेड, क्योंकि आपका जो नई मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी है उसके हिसाब से ही निकलेगी, है ना। आप माइनस कर दोगे 0.02 माइनस 0.005, आपकी वैल्यू आ गई 0.015 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक। अब हमें पता लग गया हमारे पास एसिड एक्स्ट्रा है और हमें इसके हिसाब से क्या निकालना है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। पहले नॉर्मेलिटी निकाल लो, उसको कन्वर्ट कर लो मोलैरिटी में। पहले करते हैं नॉर्मेलिटी। क्या होती है नॉर्मेलिटी, हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑलरेडी हैं ही। नीचे क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन ml है,
इन दोनों को प्लस करके 150, ऊपर क्या जाएगा इंटू 1000, ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 0.1 नॉर्मल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कट जाएगा, नॉर्मेलिटी आ गई। मोलारिटी कैसे करोगे आप, आपको रिलेशन ध्यान है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ n इज इक्वल टू m इंटू n, यही था आपका रिलेशन कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू, अब ये एसिड है तो मतलब इंटू बेसिसिटी n की वैल्यू। तो इसका उल्टा कर दोगे तो क्या कर देंगे, नॉर्मेलिटी को हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या कर दिया मैंने 0.1 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 0.05 मोलर। गॉट दैट। हमारा हमने क्या किया वही सेम चीज़ है। तभी मैंने आपसे कहा था जो दूसरा कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला वाला आप सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते, न्यूट्रलाइजेशन के केस में नहीं कर सकते, बट जो दूसरा तरीका है वो चाहे आप कहीं भी अप्लाई करो, दोनों एसिड हैं दोनों बेस हैं, एसिड है बेस है, एसिड में चाहे मतलब मिक्सिंग में एसिड ज़्यादा है बेस ज़्यादा है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सेम मैंने वही चीज़ की, आपने बस ये ध्यान रखना है हमने इक्वेट किसके हिसाब से करना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स के हिसाब से। पहले आप नॉर्मेलिटी निकालोगे देन उसको कन्वर्ट करके मोलारिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसे ही कर लेते हैं, उसके बाद आई थिंक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी इस टॉपिक को लेके, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो वैसा ही एक और क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है देखिए, यहाँ मैंने नॉर्मेलिटी का लिया है। ठीक है, पहले वाले में हमारे क्या आया था, लेफ्ट अनरिएक्टेड एसिड, इसमें देखते हैं कौन अनरिएक्टेड आएगा, एसिड या बेस। सेम वैसे ही करते हैं, पहले H2SO4 के लिए। इन क्वेश्चंस की मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आई होप अब तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होपफुली आपको आ गई होगी। क्या करेंगे हम, कैलकुलेट 50 इंटू 0.1 डिवाइड में क्या जाता था 1000। ठीक है, कैलकुलेट करके क्या आया 0.005, क्या आएगा ये देखिए, अब यहाँ नॉर्मेलिटी दे रखी है तो ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। अब आपको मोल्स निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, उसका कारण क्या है कि हमें इक्वेट तो ग्राम इक्विवेलेंट्स में ही करना है, क्या जरूरत है मोल्स निकालें, लास्ट में आप ग्राम इक्विवेलेंट्स का यूज करते हुए नॉर्मेलिटी निकालिए और उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, NaOH, सेम उसी पैटर्न पे क्या करेंगे 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, क्या आ गई वैल्यू 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहाँ लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ये H2SO4 का है और ये NaOH का। अब देखिए, देख के पता लग रहा है आपको कि एक्स्ट्रा क्या है, एक्सेस में क्या है NaOH। पहले वाले केस में क्या था एसिड, इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल इस तरह का लिया कि आपका एक जगह एसिड अनरिएक्टेड आए, एक जगह बेस अनरिएक्टेड आए। ठीक है, लिख लेते हैं फिर NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड या अनन्यूट्रलाइज्ड, एक ही बात है। क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, है ना, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0.01 माइनस 0.005, सेम वही वैल्यू आ जाएगी 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट्स। बस सिंपल, ये कर दिया आपने। अब क्या रह गया, बस नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं, डिवाइड में आपकी वॉल्यूम आती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारा है ऑलरेडी 0.005 और वॉल्यूम देखिए कितनी है 150 इंटू 1000। सेम वैसे ही सारा सेम पूरा सेम है ना, जैसे जहां आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड में आपके वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.033 नॉर्मल। अब आपको नॉर्मेलिटी पता लग गई, अब क्या रह गया सिर्फ कैलकुलेट करना मोलारिटी। मोलारिटी भी कहा हुआ है ना, NaOH में देखिए इसकी एसिडिटी क्या होगी, बेस है ना तो इसकी एसिडिटी क्या होगी 1, तो यानी इसकी मोलारिटी भी क्या आ जाएगी सेम, कोई चेंज नहीं आएगा 0.033 मोलर। अगर यहाँ भी आप चाहते ना तो कन्वर्ट कर सकते थे फिर से वैसे ही मोल्स, लेकिन आपको पता है आपको कंपैरिजन किस में करना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स में, इसीलिए मोल्स का कन्वर्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। आंसर को आपने क्या किया, जस्ट ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले, इक्वेट करके देखा कौन एक्स्ट्रा है, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट किया नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, आई होप ये था आपका अब तक का मोल कॉन्सेप्ट। हमने बेसिक्स किया सारा, मोल्स निकालने, मोल्स भी मैंने हर तरह से इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम एंड दैट वन नंबर, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए। फिर हमने किया मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस डिटेल में, उसके सारे क्वेश्चंस किए। आई थिंक इतने में मोल कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि मैंने हर तरह के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।
बाकी सेम वही, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहिए, आते रहिए हमारे चैनल पे, रेगुलरली पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।